अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। रात को भी मुझे 2 रोटियां और दाल खाने को मिल गई है। मैं खामोशी से कमरे में कभी पलंग पर बैठा और कभी टहलता रहा। बाहर से फौजी गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ें आ जाती थीं। मैंने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10 बज चुके थे। मैं पलंग पर कंबल ओढ़कर लेट गया। मुझे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे फौजी बूटों की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। फिर मैंने 3 फौजी जवानों को देखा जिन्होंने अस्तीन गन्ने उठा रखी थीं। वो अंदर आ गया। उन्होंने मुझसे कोई बात ना की। मुझे पलंग पर से उठाकर खड़ा किया। मेरी आंखों पर स्याह पट्टी इस तरीके से बांधी कि मेरी आंखों के आगे खूब अंधेरा छा गया। वो मुझे बाजुओं से पकड़कर बाहर ले गया। मैं उनके साथ साथ चलने लगा। एक जगह 2-3 सीढ़ियां उतरने के बाद रुक गया। मुझे फौजी गाड़ी में बैठा कर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया गया। मेरे दाएं बाएं 2 फौजी बैठ गए थे। इसके बाद गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी देर तक चलती रही। वो कई ऊंची नीची सड़कों पर से गुजरी। फिर ऐसी जगह पर चलती हुई महसूस हुई जहाँ सड़क बड़ी हमवार थी, और फिर रुक गई। मुझे पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला गया। कुछ फौजियों की दूर से एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें सुनाई दी। दोनों फौजी मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ तेज तेज चला रहे थे। मुझे एक सीढ़ी के जरिए किसी जगह पर चढ़ाया गया। जब मैं उस जगह के अंदर आकर सीट पर बैठा तो मुझे फौरन ख्याल आया कि मैं हवाई जहाज़ में हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक था, शिमले में कोई हवाई अड्डा नहीं था। जब एक ख़ास आवाज़ का शोर बुलंद होने लगा तो मैं समझ गया कि मुझे किसी फौजी हेलीकॉप्टर में सवार कराया गया है। दूसरे लम्हे मुझे अपना आप हवा में बुलंद होता महसूस हुआ। हेलीकॉप्टर फिजा में ऊपर उड़ रहा था। हेलीकॉप्टर ने खास बुलंदी पर जाकर दाएं जानिब गोता सा लगाया और फिर एक चक्कर काटकर बिल्कुल सीधा हो गया। फौजी हेलीकॉप्टर उड़ा जा रहा था। उसकी आवाज़ का शोर काफ़ी था और अंदर जो 4-5 इंडियन फौजी बैठे थे उन्हें एक दूसरे से ऊंची आवाज़ों में बात करनी पड़ती थी। इन फौजियों के लहजे डोगरी और गढ़ वाली ज़बान के थे। सिर्फ आगे की तरफ कोई फौजी माझे की पंजाबी ज़बान में बात करता था। अभी तक मुझ पर ज़रा सा भी तशद्दुद नहीं किया गया था, लेकिन बहुत जल्द क़यामत के वहशाना तशद्दुद का दरवाज़ा खुलने वाला था। लेकिन यकीन करें, मुझे उनके वहशाना तशद्दुद की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ एक बात का डर था कि जब टॉर्चर के बावजूद वह मुझसे कोई मालूमात हासिल ना कर सकेंगे तो मुझे शूट कर देंगे। डर मौत का नहीं था, बल्कि इस बात का ख्याल आता था कि मरने के बाद मैं पाकिस्तान दुश्मन भारतीय फौजियों के खिलाफ भारत और कश्मीर में अपनी मुजाहिदाना कार्रवाइयाँ जारी ना रख सकूँगा, जबकि मैं पाकिस्तान और कश्मीरियों के अज़ली दुश्मन के खिलाफ अपनी फतह तक जंग जारी रखना चाहता था और अपनी कमांडो सरगर्मियों से उसके पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर के खिलाफ मजमूम मज़ाहिम को हर महज पर शिकस्त देना चाहता था। हेलीकॉप्टर एकदम नीचे को झुकने लगा, फिर उसने गोता लगाया और किसी मकाम पर उतर गया। मुझे दूर से फौजी गाड़ियों और लोगों के एक दूसरे से बोलने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे पकड़कर हेलीकॉप्टर से उतारा गया और किसी गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी बड़ी हमवार सड़क पर चली जा रही थी और उसकी आवाज़ बड़े ट्रक के इंजन की थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं किसी एयरपोर्ट के रनवे पर हूँ। एक जहाज़ के इंजनों की आवाज़ आई। वो गरजता हुआ टेक ऑफ कर रहा था। जहाज़ के उतरते और चढ़ते वक्त इंजनों की आवाज़ के फ़र्क को मैं बखूबी पहचानता था। मेरा क़यास गलत नहीं था। मैं किसी एयरपोर्ट के अंदर था और मुझे हवाई जहाज़ के ज़रिए वहाँ से इंडिया के किसी दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। जब मुझे गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा रहा था तो मेरे करीब बैठे हुए जो फौजी ही हो सकते थे आपस में अंग्रेज़ी में बातें करने लगे। उनकी बातों से पता चला कि ये अम्बाले का फ़ौजी हवाई अड्डा है। इसका मतलब था कि मुझे शिमला से फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए अम्बाले लाया गया था और अब वहाँ से किसी फ़ौजी तियारे में बिठाकर किसी नामालूम मकाम की तरफ ले जाया जा रहा था। मेरी आंखों की पट्टी अभी तक नहीं उतारी गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की क्या ज़रूरत थी। शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके किसी फ़ौजी एयरपोर्ट को देखूं। मेरा ख्याल है इस मामले में वो हक बजानिब थे। यहाँ मुझे किसी तियारे में सवार करा दिया गया। तियारा टेक ऑफ कर गया। तियारे की आवाज़ से मालूम होता था कि यह ज़्यादा बड़ा तियारा नहीं है और कोई दरमियाने किस्म का फ़ौजी तियारा है। मैंने अपने करीब बैठे हुए फ़ौजी से कहा
कि मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और चंद कदम पीछे की जानब चलाकर एक दरवाजे के अंदर धकेल दिया। मैंने अंदर आने के बाद दीवारों को हाथ लगाकर महसूस किया कि बाथरूम बहुत ही छोटा है। फौजी ने मुझे अंदर धकेलने से पहले खबरदार करते हुए कहा, आंखों की पट्टी मत खोलना, मैं तुम्हें देख रहा हूँगा। मैंने बड़ी मुश्किल से बाथरूम में थोड़ा सा वक्त गुजारा और बाहर निकल आया। बाहर आते ही बल्कि दरवाज़ा खोलते ही फौजी ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे मेरी सीट पर लाकर बिठा दिया। यहाँ मुझे कुछ खाने पीने को दिया गया। यह तियारा कुछ नहीं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 2-2.5 घंटे तक फिजा में उड़ता रहा। फिर उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया। जहाज लैंड कर गया था। यहाँ से उसी तरह एक गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। पट्टी की वजह से मेरी आंखें दर्द करने लगी थीं। मैंने अपने गार्ड से कहा कि मेरी आंखों की पट्टी ज़रा नरम कर दीजिए। इसके जवाब में उसने ज़ोर से कोहनी मेरी पसलियों में मारी और कहा, चुप बैठे रहो। यह किसी बड़े शहर का एयरपोर्ट था। इसका कियास मैंने यूं लगाया कि जब हमारी गाड़ी एयरपोर्ट से निकल रही थी तो गाड़ियों की इधर उधर से आने जाने की काफ़ी आवाज़ें सुनाई दी। इसके बाद कभी कभी किसी गाड़ी के करीब से निकल जाने की आवाज़ आ जाती है। मालूम हुआ कि हम किसी बड़े शहर की सड़क पर जा रहे हैं। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया का ये कौन सा शहर है। अम्बाला से 2-2.5 घंटे की परवाज़ के बाद दिल्ली के इर्द गिर्द कोई भी शहर हो सकता था ये दिल्ली का ही शहर हो। लेकिन मैं भारत के तमाम शहरों और उनके दरमियानी फासलों से तकरीबन वाकिफ़ हो चुका था। अम्बाला से दिल्ली इतना दूर नहीं था कि एक कम रफ्तार वाला फौजी तियारा भी 2-2.5 घंटे तक सफ़र करता रहे। अगर मुझे शिमला से अम्बाला लाया गया है तो जाहिर है भारतीय फौजी मुझे जनूबी भारत के किसी शहर में ले जा रहे हैं। जनूबी भारत के इतने फ़िज़ाई फासले पर कानपुर मशरक़ की तरफ, अमृतसर मगरब की तरफ है और जनूब की तरफ भोपाल झांसी की कोई फौजी छावनी ही हो सकती थी। मैं दिल में क्या सरयां कर रहा था और गाड़ी अब जिन सड़कों पर गुजर रही थी वहाँ किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने की बाहर से आवाज़ नहीं आ रही थी। ये कोई सुनसान और गैर आबाद इलाका था। ज़मीन ऊंची नीची थी। गाड़ी एक नशे में से गुजर कर दाएं तरफ मुड़ी तो उसकी रफ्तार कम हो गई। किसी बड़े गेट के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी जैसे गेट के अंदर दाखिल होने के बाद एक तरफ घूम कर रुक गई। मुझे गाड़ी से निकाल कर फौजी गार्ड मुझे बाजू से पकड़ कर एक तरफ ले गया। इसके बाद एक कमरे में दीवार के साथ खड़ा करके कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। नीचे बोरिया या कोई कंबल था। इसके बाद मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से तो जान छूटी। दोनों हाथों से आंखों को आहिस्ता आहिस्ता मलते हुए मैंने चारों तरफ देखा। मैं एक कमरे में था जिसके सामने एक दरवाज़ा था। दरवाजे के पास बल्ब की धीमी रोशनी में मुझे दो फौजी खड़े नजर आए। उन्होंने मिलिट्री पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। वो बाहर निकल गया। मैंने सबसे पहले अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। रात के 3:20 हो रहे थे। कमरे में सिर्फ दो सटूल कोने में दीवार के साथ लगे हुए थे। दरवाज़ा सलाखदार नहीं था। कंबल का रंग सुर्ख था जो बेहद मैला हो रहा था। फिजा में वो सर्दी नहीं थी जो शिमले या अम्बाले में थी। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे जनूबी भारत के किसी शहर में लाया गया है, क्योंकि जब शुमाली भारत में सर्दियों का मौसम होता है तो नीचे जुनूब में सर्दी नहीं होती है। भोपाल, झांसी और जबलपुर तक रात को ज़रूर ठंड हो जाती है, जबकि इन शहरों के जुनूब में नागपुर, बीचवाड़ा के इलाकों में रात को भी सर्दियों के मौसम में ठंड नहीं होती है। ये कौन सा शहर होगा, मैं सोचने लगा, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यह ज़रूर कोई फ़ौजी कैंप था और मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस पुलिस के टार्चर का निशाना बनने वाला था। मैंने दिल में कहा कि अभी तो आराम करना चाहिए, सुबह जो होगा देखा जाएगा। मैं कंबल पर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। दिन निकलने में ज़्यादा देर नहीं थी। मैं बहरहाल सो गया। बामुश्किल 1 घंटा सोया हूँगा कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाकर बिठा दिया। चलो उठो। एक फौजी मेरे सर पर खड़ा था। उसका उर्दू बोलने का लहजा दिल्ली के इलाके का नहीं था। वो मुझे लेकर कमरे के बाहर बरामदे में आ गया। यहाँ दो और बावर्दी फौजी खड़े थे। दिन की रोशनी फैली हुई थी मगर धूप नहीं थी। बरामदा ज़मीन से ऊंचा था। सामने दरख्तों के नीचे कुछ फौजी गाड़ियाँ खड़ी थीं। एक तरफ कुछ फौजी हाथों में मग लिए जा रहे थे। मेरे आगे पीछे दो दो फौजी चल रहे थे। चारों फौजी मुसल्लह थे। बरामदे के कोने में छोटा सा दरवाज़ा था। एक ज़ैना नीचे जाता था।
देने में अंधेरा था और डिटोल की बू फैली हुई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। नीचे एक तहखाने का छोटा कमरा था जिसमें लोहे का स्ट्रेचर पड़ा था। दो आदमी डॉक्टरों वाले सफ़ेद कोट पहने खड़े थे। उनके करीब दो फौजी अफसर भी खड़े थे। दीवार के साथ छोटी टेबल पर मुझे टॉर्चर करने वाले कुछ औजार नजर आए। ये टॉर्चर सेल था। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या पाक परवरदिगार मुझे हिम्मत अदा करना है कि मैं इस आजमाइश में सुरखरू होकर निकलूँ। मुझे लोहे के स्ट्रेचर पर बिठा दिया गया। फौजी अफसर मेरे करीब आ गया। छत के साथ एक बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में मैंने उनके कंधों पर रैंक के निशानों को देखा। उनमें एक कैप्टन और एक सूबेदार मेजर था। वो स्टूल खींचकर मेरे सामने बैठ गया और उन्होंने वही बातें शुरू कर दी जो ऐसे मौक़ों पर अक्सर की जाती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उन्हें अपने कमांडो साथियों के नाम और ठिकाने बता दूं तो मुझे छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा दिया जाएगा। वो इस किस्म की बातें बड़े हमदर्दाना लहजे में मुझसे करते रहे। मेरा ये कहना बेकार था कि मैं पाकिस्तानी जासूस या कश्मीरी मुजाहिद नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों को मेरा सारा अगला पिछला रिकॉर्ड मिल चुका था और वो मेरी सारी कमांडो वारदातों से वाकिफ़ थे। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि वो जितना चाहे मुझ पर तशद्दुद कर लें, मुझे टॉर्चर कर लें, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने उन्हें यह भी कहा कि मुझे सिविल अदालत में पेश किया जाए। मुझे मालूम था कि सिविल अदालत में मुझ पर गैर मुल्की जासूस होने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 साल की कैद की सज़ा हो जाएगी। इस तरह मुझे सिविल जेल से फरार होने का आसानी से मौका मिल सकेगा। मेरी बातों पर दोनों फौजी खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे। फिर वह उठकर पीछे हो गया। कैप्टन ने सफ़ेद कपड़े वालों को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। स्ट्रेचर की दोनों जानब लोहे की जंजीरें थीं। मेरे हाथ पांव उन जंजीरों से स्ट्रेचर के साथ जकड़ दिया गया। फिर मेरी पतलून उतार दी गई और टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो गया। मैं टॉर्चर की तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्होंने मुझे जिस तरह टॉर्चर किया और जैसी जैसी अजीतें दी, इसका आप शायद तस्वुर भी न कर सकें। मैंने अपने ऊपर ट्रेनिंग के मुताबिक किसी हद तक बेहिसी की हालत तारी कर ली थी, मगर जब निश्चर आपके जिस्म के नाजुक हिस्सों में चबोया जाए और बिजली के झटके दिए जाएं, तो ये बेहिसी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। ये पहला मौका था कि मेरी ट्रेनिंग भी मुझे अजियत की तकलीफ से न बचा सकी थी। स्ट्रेचर का हैंडल घुमाकर उसे टांगों की जानिब ऊंचा कर दिया गया था। ये लोग बड़े साइंटिफिक तरीकों से टॉर्चर कर रहे थे। जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता तो यकीन करें मेरी चीख निकल जाती। दर्द इससे भी आगे गुजर जाता तो मैं बेहोश हो जाता। मुझे कोई दवा सिंघाकर फौरन होश में लाया जाता। हर बार होश में लाए जाने के बाद मुझसे कहा जाता, अगर अब भी तुम अपने साथियों के नाम ठिकाने बता दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। याद रखो, अगर तुमने जबान बंद रखी है तो यहाँ से जिंदा बाहर ना जा सकोगे। मगर मैं हर बार दर से कराते हुए यही कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं अकेला हूँ। खुदा जाने कब तक टॉर्चर का सिलसिला जारी रहा, मुझे कुछ होश नहीं था। इसके बाद मुझे दो फौजियों ने उठाया और उसी पहले वाले कमरे में लाकर डाल दिया। मैं खुदा जाने कितनी देर नींद बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। फिर ज़रा होश आया तो मैंने महसूस किया कि मेरा सारा बदन अकड़ गया है। पेट पर नाव के नीचे दर्द हो रहा था। मैं लेटे लेटे हाथ नीचे ले गया जहाँ मुझे निश्चर चबोए गए थे। वहाँ एक लंबी टेप लगी हुई थी। सर पत्थर बन गया था। हाथों में सुइयां सी चुभ रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से कलाई उठाकर वक्त देखना चाहा। मेरी कलाई की घड़ी गायब थी। छत पर बल्ब जल रहा था। मेरी रानों पर बिजली के झटके दिए गए थे। टांगें सुन्न हो रही थीं। मैंने पाँव जरा से हिलाया, पाँव हिलने लगे। खुदा का शुक्र किया कि मेरी टांगों में जान बाकी थी। फिर दो आदमी अंदर आए। मैंने अपनी बंद होती आंखें खोलकर उन्हें देखा। दोनों ने डॉक्टरों वाले सफ़ेद कोट पहने हुए थे, मगर ये वो आदमी नहीं थे जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद के दरिंदा सिफत हरबे आजमाए थे। इन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया और चले गया। इंजेक्शन लगने के बाद मेरे जिस्म में ताकत सी आ गई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपने जिस्म का जायजा लिया। मेरे बदन पर जख्म का कोई निशान नहीं था, सिर्फ नाव के नीचे जहाँ निश्चरजनी की गई थी दवाई वाली टेप लगी थी। आंखें जल रही थीं। मैंने अपनी टांगों को दबाया। टांगों में जिंदगी की हरारत आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। इसके बाद मुझे खाना दिया गया।
टीन के मग में सब्जियों का सूप था, साथ 2 रोटियां थीं। मैंने खाना जहर मार किया और लेटकर खुदा को याद करने लगा। वक्त का कोई पता नहीं था कि दिन कितना गुजर गया है। कमरा बंद था, उसमें कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। दीवारें खाली थीं, सिर्फ छत पर बल्ब जल रहा था। दरवाज़ा खुला तो मुझे बाहर बरामदे में भी बल्ब की रोशनी दिखाई दी, जिससे मालूम हुआ कि बाहर रात हो गई है। एक फौजी मेरे लिए खाना लाया था। मग में पानी था, थाली में 2 रोटियां थीं, जिस पर दाल रखी हुई थी। मैंने उस फौजी से वक्त पूछा, उसने कोई जवाब ना दिया और थाली मग मेरे आगे रखकर चला गया और दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। वो रात भी गुजर गई। दूसरे दिन जब मुझे चाय के साथ एक मक्खन बंद ला कर दिया गया तो मुझे मालूम हुआ कि दूसरा दिन चढ़ आया है। वो दिन भी गुजर गया। मुझे सुबह शाम खाना पानी दिया जाता था। मेरे पेट पर जो जख्म लगे थे उनकी दर्द कम हो गई थी, बदन में भी तमन्नाई वापस आ गई थी। 2 दिन के बाद मुझे एक बार फिर उसी टॉर्चर चैम्बर में ले जाया गया और टॉर्चर का नया सिलसिला शुरू हो गया। अजियत का ये मरला पहले से ज़्यादा भयानक और इंतहाई तकलीफदा था। मैं आपको नहीं बताना चाहता कि उन्होंने मुझ पर तशद्दुद और टॉर्चर के कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल किया, मगर मैंने अपने आप को मजबूत बनाए रखा। हर तकलीफ, हर अजियत बर्दाश्त करता रहा। अगर दर्द की शिद्दत हद से गुजर जाती तो बेहोश हो जाता। मुझे फ़ौरन कोई दवा सिंघाकर होश में लाया जाता और हर बार मुझसे मेरे कमांडो साथियों के नाम पूछे जाते। मैं हर बार शदीद तकलीफ के आलम में यही कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरा कोई साथी नहीं है। जब इन लोगों ने महसूस किया कि अगर मुझे मज़ीद टॉर्चर किया गया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, तो मुझे वापस कमरे में लाकर डाल दिया गया। यह सिलसिला न जाने कितनी देर तक, कितने दिनों तक जारी रहा। मैं भूल गया कि मुझे कितनी बार केस से निकाल कर टॉर्चर चैम्बर में लाया गया है। हर बार मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और जब मैं मौत के करीब पहुंच जाता तो मुझे लाकर कैद खाने के कमरे में फेंक दिया जाता। वहाँ 2-3 दिन तक मुझे कुछ न कहा जाता, मुझे अच्छा खाना दिया जाता, मुझे इंजेक्शन लगाए जाते। जब मेरा जिस्म ज़रा ताकत पकड़ता तो टॉर्चर का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। एक बार मुझे टॉर्चर चैम्बर से लाकर कैद खाने के कमरे में डाला गया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। जिस्म में जैसे जान बिल्कुल नहीं रही थी। जख्म कोई नहीं था, मगर सारा बदन फोड़े की तरह दर्द कर रहा था। अब मुझे ये भी पता नहीं चलता था कि मुझे किस किस्म का टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने बेबसी के आलम में गोया अपना जिस्म इन दरिंदा सिफत भारतीय फौजियों के हवाले कर दिया था, जो इस पर अजियत रसानी के हर किस्म के तजर्बात कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझ पर किसी अजियत का कोई असर नहीं होता था। इस दौरान मैंने अपनी ज़बान बंद रखी और वो लोग मुझसे ज़रा सा राज भी हासिल न कर सके। जब इन लोगों को यकीन हो गया कि मैं मर जाऊंगा मगर इन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तो एक रोज़ दिन के वक्त मुझे कमरे से निकाल कर एक जीप में बिठा दिया गया। मेरे दोनों हाथों को हथकड़ी लगा दी गई थी। नकाहत से मेरा सर अपनी जगह पर कायम नहीं रहता था, इधर उधर डोलने लगता था। फिर भी मैंने अपनी कुव्वत इरादी से अपने आप को संभाला हुआ था। शायद ये मुझे किसी दूसरे टॉर्चर सेल में ले जा रहे थे। जीप चारों तरफ से बंद थी। कुछ पता नहीं था कि मुझे कहाँ कहाँ से गुजार कर कहाँ ले जाया जा रहा है। अभी तक मुझे ये भी इल्म नहीं हो सका था कि ये भारत का कौन सा शहर है, कौन से शहर की छावनी का फौजी कैंप है। मैं वैसे भी इन बातों से बेनियाज हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि चाहे ये सारी ज़िंदगी मुझे टॉर्चर करते रहें, मैं इनका तशद्दुद बर्दाश्त करता रहूँगा, मगर अपनी ज़बान नहीं खोलूँगा।